हेलो नमस्कार विद्यार्थीगण, आप सभी का फिर से स्वागत है सहरसा साइंस स्टडी में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर इस पे जो दे दिया हूँ, इससे आप लोग उससे का वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। और आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित, जिसमें जो है अपवर्तनांक क्या होती है, उसके बाद लेंस के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तनांक के नियम पढ़ेंगे, लेंस का उसके बाद लेंस फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन होता है, वो सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसका जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लिंक डाउनलोड करके आप अच्छी से इसका नोट्स तैयार कर लें। तो चलिए आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं प्रकाश के अपवर्तन में। इस तरह से हम लोगों ने चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन। हम पहले शुरुआत जो किए थे उसमें था प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता? प्रकाश किरण की सतह से टकरा कर परावर्तक सतह से टकरा कर लौट जाती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते थे। दो नियम था उसमें भी। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता था। आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया तीनों एक ही तल में होता है। दो नियम जिस तरह से उसमें नियम था, उसमें भी यहाँ पर भी वही नियम। वहां प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करा था दर्पण, जिसमें कि अवतल दर्पण पढ़े थे, जिसमें छह कंडीशन था इमेज फॉर्मेशन में, और उत्तल दर्पण पढ़े थे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, जिस तरह से उसमें छह कंडीशन था अवतल दर्पण में, यहाँ कंडीशन होगा उत्तल लेंस में। वहां पे ठीक है, उत्तल लेंस में दो कंडीशन बनता था, यहाँ पे है तो ये अवतल लेंस में दो कंडीशन मिलेगा। तो हम इसको हम बारी बारी से टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता क्या। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, प्रकाश का जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ था, टकरा के वो लौट जाता था, इसमें नहीं है। इसमें प्रकाश किरण क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, उस प्रवेश करती है तो उसके पथ जो है मुड़ जाती है। ये क्या होता है, जैसे एक माध्यम क्या हुआ, हवा से आ रहा है, ग्लास में प्रवेश किया तो ये क्या हुआ, मुड़ गया, उसके प्रकाश किरण मुड़ गया। यही मुड़ने की जो घटना है, वो कर्व होने की घटना जो, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया लेकिन वो लौटा नहीं, वो क्या गया, मुड़ गया। चाहे वो प्रकाश अविलंब से मुड़े या अविलंब से दूर हटे, वो अलग बात है। हम चर्चा करेंगे किस कंडीशन में कैसा होता है। तो कारण क्या होता है अपवर्तन का घटना का, तो माध्यम बदलने पर क्या होता है, प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है जैसे कि अगर सघन से विरल में जाए, दो माध्यम, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। अगर विरल से सघन में आती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है। जबकि अगर हम उल्टा करें, सघन से विरल की तरफ जाए, तो प्रकाश की किरण की क्या होती है, गति बढ़ जाती है, जिस कारण से अभिलंब से दूर हटती जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से यहाँ पे दो माध्यम कौन कौन, एक सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, और एक सघन माध्यम, दो माध्यम इस तरह से है। तो पहला कंडीशन में अगर जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, जो प्रकाश की मतलब कैसा घटना होगी। तो प्रकाश अगर विरल से सघन में पहुंचेगी तो प्रकाश की गति सबसे पहले उसका स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड कम होने के कारण क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। यहाँ देख रहे हैं, अभिलंब की तरफ इधर मुड़ रही है, यहाँ देखिए मुड़ रही है। वही उल्टा अगर जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है, तब क्या होता है, प्रकाश गति बढ़ जाती है, इसका स्पीड बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ता है तो जिस कारण से अभिलंब से क्या होता है, यहाँ दूर हटते हुए जा रहा है। ध्यान देखिए, सघन ये हो गया विरल माध्यम, और ये हो गया सघन माध्यम। विरल माध्यम, सघन माध्यम, समझ में आ गया? तो दो माध्यम है, दोनों माध्यम का कंडीशन समझ गए। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो उसके पथ के मुड़ने की घटना। अब मुड़ता क्यों, क्योंकि प्रकाश की गति में क्या होता है, चंचल जाती है। प्रकाश की गति जब विरल से सघन में जाएगा तो स्पीड क्या होती है, कम होती है, और सघन से विरल में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया, तो इसको आप इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो अविलंब की ओर कब मुड़ती है और अविलंब से दूर कब हटती है। विरल से सघन अविलंब की ओर, सघन से विरल अविलंब मतलब से दूर हटेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश की गति तेज हो जाती है। अब इसमें हम चर्चा करेंगे अपवर्तन के नियम। जिस तरह से हम प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़े थे, उसी तरह अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और यहाँ परावर्तित किरण तो होगा नहीं, उसमें पढ़े थे आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परावर्तित नहीं होगा, यहाँ होगा अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ देख रहे हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु ये और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब, इसके बीच में ये हो गया अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की जया, जिसको हम कहते हैं साइन आई। साइन आई आपतन कोण की जया, और अपवर्तन कोण की जया, जिसको हम साइन आर कहते हैं। ये दोनों कांस्टेंट होता है, इसका अनुपात जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। यहाँ से निकलता है साइन आई बाय साइन आर, इसी को हम कहते हैं
अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक। ठीक, अपवर्तनांक समझ गए। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक हमें कांस्टेंट प्राप्त होता है, वही कांस्टेंट हमें क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। और विभिन्न माध्यम का अपवर्तनांक हमें पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा पूछ देगा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का सबसे अधिक होता है 2.42 होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन पानी का अपवर्तनांक पूछ देगा तो 1.33 होता है। ये आपको क्वेश्चन, ये तो कितनी बार ने बोर्ड ने, हमारे बोर्ड में एग्जामिनेशन बोर्ड ने ये हीरा का अपवर्तनांक के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है रिपीट। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम स्नेल का भी नियम कहते, पूछ देगा स्नेल का नियम क्या, वही आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक नियतांक होता है। इसी नियतांक को हम क्या करता है, अपवर्तनांक करता है। यह नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ये समझ गए। चलिए अब यहाँ फिगर के माध्यम से आप समझ गए। ये हो गया आपतित किरण, यहाँ से आ रही है आपतित किरण, इसके बीच में एंगल जो बन रहा है यही होता है साइन आई, साइन आई। और यहाँ अपवर्तन के बाद ये विलंब की ओर मुड़ रही है, ये हो गया साइन आर, साइन। इस दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो एक हमें कांस्टेंट प्राप्त होता है, यही कांस्टेंट क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। चलिए अपवर्तनांक के बारे में और हम चर्चा करेंगे, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। चलिए तो आप समझेंगे अपवर्तनांक होता क्या है। हम अपवर्तनांक जो पढ़े इसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अपवर्तनांक जो है यह मापता है कि माध्यम प्रकाश की गति कितनी कम हो जाती है। जब यहाँ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश की गति किरण आ रही है तो इसकी गति कितना कम हो रहा है, यही मेजरमेंट करता है, हमें अपवर्तनांक बताता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक बराबर होता है एन बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल जहां से आ रही है और माध्यम में प्रकाश की चाल, इस दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछे या वायु में प्रकाश चाल एक ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जिसका एन जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की गति उतना कम होगा। ये याद रखना है, जब जिस माध्यम का अगर एन अधिक ज्यादा होगा, यानी एन अगर ज्यादा हुआ तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, प्रकाश उसमें प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी, ये याद रखना है। उसके बाद ये फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, एन बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश, कोई माध्यम हो चाहे वो ग्लास हो या कोई माध्यम अगर दे दे, दोनों में हम चर्चा करेंगे कि किसमें प्रकाश की चाल और निर्वात में माध्यम, उस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें एक अपवर्तनांक प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए अगर हम पानी का अपवर्तनांक क्या था अभी बताए तो 1.33 होता है और कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। तो ये हमें क्या दर्शाता है, तो कांच का अपवर्तनांक अधिक है, कांच का अपवर्तनांक अधिक है, इसमें मतलब अपवर्तनांक अधिक हुआ तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, इसलिए प्रकाश रूप से सघन है और इसमें प्रकाश गति पानी की तुलना में क्या होगी, कम होगी। पानी की तुलना यहाँ पे क्या हो जाएगी, कांच का 1.52 और 1.3 है, तो पानी का अपवर्तनांक यहाँ क्या है, कम है और कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है। अपवर्तनांक ज्यादा कहने का अर्थ हुआ तो इसमें क्या प्रकाश की गति की पानी की तुलना में क्या होगी, इसमें कम होगी, यही से आ जाता है डेंसर। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो गया तो अपवर्तनांक ज्यादा हुआ तो उसमें प्रकाश की गति क्या हो जाएगा, प्रकाश की गति कम हो जाएगी, कम होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम अपवर्तनांक वाला जो है एक लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मेन जो आपको इंपोर्टेंस क्वेश्चन पूछेगा वहां ये पूछेगा, एक तो वायु का याद कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल का, और उसके बाद यहाँ पे सीधा आ जाइए हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42 होता है, क्या करना 2.42 होता है, यानी कहने का अर्थ है इसमें प्रकाश गति उतना ही कम होगी, ठीक है। अब कांच का भी है, ग्लिसरीन का है, बर्फ का है, तो जल और वायु और हीरा को याद कर लेना है, इसी में कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं लेंस के बाद। अपवर्तनांक समझ गए क्या होता है, निर्वात में प्रकाश चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये इसका जो रेशियो होता है वो हमें अपवर्तनांक शो करता है। सभी का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा तो स्वाभाविक कौन सा माध्यम हो जाएगा, वो होगा सघन माध्यम होगा, और सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्रकाश की गति कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, अब लेंस क्या होता है, जिस तरह से हम दर्पण पढ़े थे, चिकनी चमकीली सतह को हम दर्पण कहते हैं, उसमें दो दर्पण, एक समतल दर्पण पढ़ते हैं, अवतल दर्पण, ये उसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण में दो, एक अवतल और गोलीय, ये उसके बाद जो है उत्तल दर्पण पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं लेंस क्या होता है। लेंस होता है दो पृष्ठों से घिरा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी मतलब जिसमें क्या होता है, दर्पण में क्या होता है, प्रकाश आके टकरा के लौट गया, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक चला जाता है, यानी कि पारदर्शी माध्यम होता है, प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा सकते हैं, जिसका कम से कम एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं। तो ये हाइलाइटर ऑन हो गया, तो
दो पृष्ठों से घिरा एक हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलीय हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। दो प्रकार के लेंस कौन कौन, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। जिस तरह से हम पढ़े तो वहां पे दर्पण में जो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा कर देना है, अवतल लेंस को हम कहेंगे अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को कहेंगे अभिसारी लेंस। कारण ये क्या है, यहाँ पे क्या करता है, अभिसारी इसलिए कहते हैं, इसको अपसारी क्यों कहते हैं, ये क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मोड़ा। यहाँ से देखिए प्रकाश किरण आया, आ गया एक जगह मिला, यहाँ से आया यहाँ पे एक जगह मिला, यहाँ से आया एक जगह मिला, सब जाके क्या एक जगह इकट्ठा हो रहा, एक जगह इकट्ठा हो रहा। इसी कारण कहता है जो लेंस की सहायता से सीधे कभी भी सूर्य को नहीं देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो प्रकाश सभी प्रकाश किरण को एक मुख्य अक्ष पर एकत्रित कर देता है और बीच में क्या यहाँ क्या करता है, एकत्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ये अपसारी क्यों कहते हैं, ये प्रकाश की किरण को फैलाता है। जिस तरह से अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण को क्या करता है, फैला देता है, यहाँ से आया टकरा के फिर इधर फैला देता है, ये फैला रहा है, फैला दिया। उसमें उसी तरह उल्टा था, दर्पण उसी तरह उल्टा होता था। तो अवतल दर्पण क्या करता था, एक जगह क्या करता है, एकत्रित करता था, इसलिए उसको अभिसारी लेंस अभिसारी कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते थे। उत्तल दर्पण में क्या करता है, वो डाइवर्स करता था, फैला देता था प्रकाश किरण को, इसलिए उसको अपसारी दर्पण कहते थे। यहाँ पे उल्टा करना है, जो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब अवतल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहेंगे, जिसमें किनारों को बख्शा बीच वाला भाग, ये देखिए बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, बीच वाला भाग कैसा हो, किनारों का भाग पतला और बीच वाला भाग मोटा हो, इसको उत्तल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस में क्या होता है, किनारे पर अच्छा बीच वाला भाग कैसा है, पतला है, किनारे वाला मोटा भाग और बीच वाला भाग पतला है, इसी को हम कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं। ये तो आसान सा परिभाषा है, ठीक है। जिसके किनारे के वाला दोनों किनारों के अपेक्षा बीच वाला भाग मोटा हो तो अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस, और बीच वाला भाग पतला हो किनारों की अपेक्षा तो हो गया अवतल लेंस। क्यों कहते हैं, किस दर्पण को क्या कहते हैं, लेंस को, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को क्या करता है, एक जगह एकत्रित कर देता है, ठीक है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश किरण को क्या करता है, फैलाता है, एक जगह क्या करता है, फैला देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कुछ लेंस के अब पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा, जिस दर्पण के भाग द्वारा पढ़े तो उसमें कहते हैं मुख्य फोकस होता था, ध्रुव होता था, दर्पण के ध्रुव होता था, फोकस दूरी होता था, वक्रता केंद्र होता है। उसी तरह दर्पण ये लेंस में भी सब लेंस के भी पार्ट होते हैं, ठीक है। आप यहाँ एग्जाम्पल यहाँ देखिए, फिगर के माध्यम से पहले देख लीजिए। हाँ, एक लेंस लिए हैं, ये हो गया मुख्य फोकस। इसमें देखिए दर्पण में कितना होता था, एक फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है। यहाँ पे दो दो मुख्य फोकस होता है, एक मुख्य फोकस एक मुख्य फोकस, ये F1 F2 दो दो मुख्य फोकस होता है, यहाँ पे होता है। वहां पर C1 एक ही होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक होता है, यहाँ पे C1 और C2 दो, ठीक है। ये हो गया बीच कला, ये होता है इसका, वो हम कहते हैं, और ये दोनों के बीच की दूरी ये हो गया फोकस दूरी, तो जानते उसमें भी था फोकस दूरी, यहाँ पे भी था। ये क्या था, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर, इससे क्या होता है, प्रकाश की किरण सीधे गुजरती है। अगर प्रकाश किरण अगर आए ऑप्टिकल सेंटर पे, क्या प्रकाश किरण को सीधे गुजार देगी। मुख्य अक्ष पर यहाँ पे बात करें, मुख्य अक्ष पे, मुख्य अक्ष ये हो गया मुख्य अक्ष, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला भाग, ये वाला क्या, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष हुआ, ये मुख्य अक्ष हुआ, यहाँ देख रहे हैं मुख्य अक्ष लिखा हुआ। तो मुख्य अक्ष का संदर्भ रेखा और F1 F2 ये क्या है, किरणें मिल, जहाँ पर प्रकाश किरण मिलती है, यहाँ देख लीजिए, सबका डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, सब समझना है कि जब इमेज फॉर्मेशन बताएंगे तो उसमें आसानी से समझ में आ जाए फोकस दूरी क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या था, लेंस का मध्य बिंदु कहलाता है, बीच वाला भाग। इस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण क्या कहता है, बिना मोड़े सीधे निकल जाती है। अगर मुख्य ये कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर से अगर प्रकाश किरण आती है तो क्या करते हैं, प्रकाश किरण को सीधे ये बिना मुड़े हुए सीधे गुजार देती है, निकाल देती है। उसका मुख्य अक्ष जो क्या था, इसे वाला रेखा जो होता था, मुख्य अक्ष क्या था, एक सीधी काल्पनिक रेखा जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है। सभी माप जो इसी अक्ष के सापेक्ष ली जाती है, यहाँ देखिए इसे, ये हो गया, इसी से होकर गुजर रही है। मुख्य अक्ष जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, और जितना भी दूरी लिया जाता है इसी के सापेक्ष ली जाती है। ये सभी माप इसी से होकर जाते हैं। मुख्य उसका मुख्य फोकस दो मुख्य फोकस होगा, वह बिंदु जहां किरणें मिलती है, उत्तल लेंस, और जहां से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस। यहाँ पर एक्चुअल में मिल रहा है तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, उत्तल लेंस पे बनेगा। जिस तरह से अवतल दर्पण में 6 कंडीशन था, यहाँ पर उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होगा, ठीक है। जहां पर मिलेगी उत्तल लेंस, जहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी वो हो जाएगा अपना अवतल लेंस। लेंस के दोनों तरफ दो फोकस होते हैं, जिसको हम कहते हैं F1 वस्तु की ओर,
और F2 जो होता है वो प्रतिबिंब की तरफ जो होता है वो प्रतिबिंब की ओर होता है। उसके बाद फोकस दूरी, वही मुख्य ये ऑप्टिकल सेंटर O से लेकर F की बीच की दूरी, इसी को हम क्या कहते हैं फोकस दूरी। अगर इधर लेंगे वस्तु की तरफ तो वो क्या फोकस दूरी, उधर हो जाएगा तो वो भी फोकस दूरी हो जाता है। क्या वक्रता केंद्र, इसमें भी दो वक्रता केंद्र होता है C1 और C2। लेंस की दोनों सतहों के वक्रता केंद्र, हर सतह का अलग अलग अपना अपना वक्रता केंद्र होता है। अगर इधर जाएंगे तो C1, इधर जाएंगे तो C2 हो जाएगा, दो वक्रता केंद्र होती है। उसका तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र और लेंस की सतह की दूरी, इसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं R से। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये इस से क्वेश्चन आपको समझ में पूछा जाएगा, ये याद रखना है। होता क्या, बस इसमें समझना है जो मुख्य फोकस जो है क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होती है, उसके बाद जो है फोकल दूरी क्या होता है, फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र क्या होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेंस की दर्पण के साथ। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं आगे। एक फिगर तो है, यहाँ देख लीजिए फिगर के बारे में। फिगर आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। यहाँ अगर दो है तो R1 R2 हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, यहाँ पे तो त्रिज्या भी दो दो होगा। अब यहाँ मुख्य फोकस को समझाना इसलिए है, अब देखिए सीधे क्यों नहीं देखना चाहिए, हम अपनी मतलब लेंस की सहायता से सूर्य के प्रकाश को सीधे नहीं देखना चाहिए। कारण क्या है, जब समांतर सूर्य से आने वाली समांतर किरणें क्या करती है, लेंस पे टकराती तो वो क्या करता है, प्रकाश की किरण को एक जगह एकत्रित कर देता है। और अगर उसको हम एक प्रैक्टिकल करेंगे तो लेंस ये कागज को, तो ये कागज प्रकाश किरण एक जगह एकत्रित किया तो आग लगा, इसमें क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेते हैं। इसी तरह जब हम आंख से देखेंगे तो हमारे जहाँ प्रतिबिंब बनता है रेटिना, रेटिना को जला सकता है। इसी कारण से हमें नहीं देखना चाहिए। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां समांतर किरणें अपवर्तन के बाद मिलती है, और ये हो गया मुख्य फोकस हो गया। और फोकस दूरी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी, ये तो अभी बताए थे लेंस के पार्ट के बारे में, समझ गए। तो क्यों नहीं देखना चाहिए मुख्य फोकस, मतलब ये लेंस की सहायता से, ये समझ आया। प्रकाश किरण आ रही समांतर किरण, एक जगह पर क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अगर इकट्ठा किया तो उष्मा का मान ज्यादा हो गया, वहां प्रकाश का वैल्यू वहां ऊर्जा ज्यादा हो गया, उसमें ऊर्जा तो आग पकड़ लिया। तो इसी तरह से इसी कारण से हमें नहीं देखना चाहिए। अब हम किरण आरेख के बारे में चर्चा करेंगे, और लेंस के नियम से जिस तरह दर्पण में चार नियम पढ़े थे, प्रतिबिंब से संबंधित चार नियम पढ़े थे, उसी तरह यहाँ पे पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो सबसे पहले ये अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस को, ये उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। वहीं अवतल लेंस की बात करेंगे, ये क्या डाइवर्स करता है, प्रकाश की किरण को फैला देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब यहाँ इसके तीन नियम है। पहला नियम, अगर मुख्य फोकस से होकर ये जो मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रही प्रकाश की किरण, तो ये कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस टू, ये जो फोकस F2 से होकर गुजरेगी। पहला नियम ये याद रखना, लेंस से अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो कहां से जाके गुजरेगी, F2 से होकर गुजरेगी। दूसरा क्या, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या, अगर प्रकाश से केंद्र ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से अगर गुजरेगी तो उसी बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। यही बताए थे वहां पे जब पार्ट्स बता रहे थे। तो प्रकाश किरण अगर प्रकाश के केंद्र यहाँ सेंटर से गुजरेगी तो उसी तरह बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। उसे प्रकाश केंद्र से अगर निकलेगा तो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगी। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, अगर F1 से गुजरती हुई जाएगी, F1 से यहाँ गुजर रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाके यहाँ पे गुजर जाएगी। हम मुख्य अक्ष के ये समांतर निकल गई ना, F1 से गुजर रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर रहा है तो F2 पर जाके मिलेगी। दूसरी बात, अगर प्रकाश के केंद्र से होकर आ रही है तो सीधा बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगी। तीसरा क्या कंडीशन है, अगर F1 से होकर गुजर रही है तो आगे जाके क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तीन जो है नियम, इसको याद रखना है। जब हम इमेज फॉर्मेशन बताएंगे तो ये जो इमेज फॉर्मेशन में इसका यूज होगा। तो समझ गए तीनों कंडीशन। दर्पण में चार नियम था, यहाँ पे तीन नियम है, ठीक है। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा। इसमें 6 कंडीशन था, जिस दर्पण में 6 कंडीशन बताए थे। वहां से लेकर आए इन्फिनाइट पे लाए, इन्फिनाइट से वक्रता केंद्र के बीच में लाए, फिर वक्रता केंद्र पे लाए, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में लाए, फिर फोकस पे लाए, फिर यहाँ पे जिस तरह से आगे बढ़ाते जाते थे प्रतिबिंब पीछे की तरफ खिसकते जाता था। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। ये कंडीशन पढ़ना है उत्तल लेंस में। पहला जो है, अगर अनंत पर रखते हैं तब क्या होगा, F2 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। हम सब फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, पहला पहला कंडीशन क्या है, अनंत से आ रही है प्रकाश किरण। पहला कहां से, अनंत से आ रही है। अनंत से यहाँ देखिए प्रकाश किरण आ रही है, अनंत से प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। प्रकाश किरण आई है तो जाके मिलेगा कहाँ पे, F2 पे जाके मिल रहा है। और F2 पे जाके मिल रहा है, यहाँ पे देखिए F2 पे जाके मिल रहा है।
यहाँ पे क्या सब जगह ए मिल रहा है, तो इसका आकार कैसा होगा, पॉइंट के आकार का, बहुत बिंदु, बहुत छोटा आकार का बिंदु जैसा आकार होगा। और प्रतिबिंब अगर एक्चुअली में मिल रहा है ना, रियल में मिल रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, F2 पे। जब अनंत से प्रकाश किरण आ रही है तो दर्पण से ये लेंस से टकराने, लेंस से गुजरेगी, तो F2 पर जाके मिलेगी, और प्रतिबिंब बनेगा बिंदु के आकार के। प्रतिबिंब बनेगा कैसा, रियल इमेज बनेगा और इन्वर्ट बनेगा। दूसरा, अगर F2 पर ले, थोड़ा आगे क्या करेंगे, अनंत से लेकर आप थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे, जिस तरह से हम दर्पण में किए, आगे बढ़ाते जाएंगे। 2F1 पे आ रहा है, तो यहाँ से एक प्रकाश किरण इधर से जाके गुजरेगी मुख्य अक्ष से, तो F2 से निकल जाएगी। फिर इसके बाद क्या बताते हैं, अगर F1 से गुजर रही है, क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक दूसरे पे यहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ, F2 के बाद जाके कट कर रहा है। तो एक दूसरे कट रहा है, तो यहाँ पर टीम देखिए, यहाँ पे पॉइंट आकार का बन रहा है, यहाँ पे पॉइंट से थोड़ा बड़ा बन गया, तो छोटा बना, लेकिन पॉइंट से ज्यादा बन रहा है, लेकिन बन तो रहा है छोटा ही। प्रतिबिंब एक्चुअली मिल रहा है, एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहा है। एक दूसरे को अगर कट कर रहा है ना, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब बन कहाँ हो रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। आगे कहाँ बढ़ाएंगे, 2F1 पर ले जाएंगे। यहाँ पे क्या करें, आगे थोड़ा ले जाएंगे, तो 2F1 पर ले आए, तो 2F1 पर ले गए, तो यहाँ देखिए बनेगा प्रतिबिंब कहाँ से, यहाँ से एक किरण यहाँ समांतर ले जाएंगे, F2 से होकर गुजर जाएगी। अगर F1 से गुजारेंगे, तो ये जाके क्या मिलेगी, आगे जाके मिलेगी। तो 2F1 पर तो बनेगी ही, यहाँ 2F2 हो गया, 2F2 पर बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु के सेम साइज का बनेगा। जहां वहां पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे, उसी तरह यहाँ पे कंडीशन, अगर 2F1 पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु के समान बनेगा, जिस आकार का वस्तु होगा उसी आकार का बनेगा। ये तीन कंडीशन। अब चौथा कंडीशन पे चलते हैं। चौथा कंडीशन कह रहा है अपना, जो वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखें, यहाँ और यहाँ के बीच रखें। तो अब यहाँ रखेंगे, एक समांतर किरण जाएंगे, तो यहाँ 2F से होकर गुजर जाएगी, पहला रूल नंबर। सेकेंड, थर्ड रूल नंबर, जब वो F1 से गुजरेगी, तो क्या क्या मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, तो यहाँ जाके मिल रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 के बाद बन रहा है, तो 2F2 के बाहर तो बन रहा है, अब थोड़ा सा प्रतिबिंब उसके साइज से बड़ा हो रहा है, विस्तारित होगा, लार्ज बन रहा है। तो एक्चुअली तो मिल रहा है, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा, साथ साथ बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा चलते हैं, वस्तु अगर F1, फिर इसको घिसका के यहाँ पे ले गए, F1 पे ले गए, तो पहला नियम वाला, ये पहला मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, यहाँ देखिए, और दूसरा यहाँ पे देखिए, कौन से होकर गई, और मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। तो ये कहीं पर जो है बहुत, एक तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, कहीं पर जाके लग ही नहीं रहा है जो मिलेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कहीं ना कहीं कटेगा, और बहुत साइज बड़ा बनेगा। और एक कंडीशन ये लास्ट ये होता है, जब वस्तु O और F1 के बीच में रखे, यहाँ रख दिए, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और सीधा जिस तरह से अवतल दर्पण में होता था छठा केस, तो छठा केस यहाँ पर भी छठा केस, सबसे बड़ा आवर्धित तो बनेगा ही, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और लेंस के उसी तरफ बनेगा जिस तरफ वस्तु को रखे रहे हैं, यहाँ पे उसी तरफ यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई दे रहा बन रहा है, और बन कैसा है, आभासी बनेगा। तो एक कंडीशन ऐसा होता है उत्तल लेंस में, जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो आभासी बनता है, और उल्टा आभासी बनता है तो सीधा बनेगा। और पांचों कंडीशन में क्या था, वास्तविक बन रहा था और उल्टा बन रहा था। सबसे पहले बिंदु का आकार के, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा बना। तो ये 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन में कोई कंडीशन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पे है शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे लिख दीजिए, वस्तु अनंत पर हो तो F2 पर बनना, अत्यधिक छोटा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। पांचों कंडीशन वही, वास्तविक तथा उल्टा, और छठा कंडीशन यही आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो उसी जिस टाइप, जिस तरफ जो है वस्तु है, उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, और बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ये आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो इस तरह से अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब का जो है केस था, वो सब केस खत्म हो चुका है। 6 केस था, वो 6 केस हो गया डायग्राम के द्वारा। अब 2 केस बनता है अवतल लेंस में। अवतल लेंस बना के उसके बाद जो है उसका चैप्टर तो खत्म ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ देखिए, अवतल लेंस में 2 कंडीशन होता है, जिस तरह से उत्तल दर्पण में होता था, यहाँ पे अवतल लेंस में 2 कंडीशन। पहला कंडीशन, अगर हम अनंत पर रख दें वस्तु को, कहाँ रख रहे हैं वस्तु को, वस्तु को रख रहे हैं अनंत। पहला कंडीशन अनंत को रख दी, तो अनंत से यहाँ आ रही प्रकाश किरण, यहाँ से मिलता हुआ यहाँ F1 पे टकराया, फिर यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे मिलता हुआ प्रतिबिंब, लेकिन यहाँ क्या डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, वहां यहाँ देखिए, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है, और यहाँ पे एक दूसरे को कट रही है, तो पहला F1 पे बनेगा प्रतिबिंब। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा,
दूसरा कंडीशन अगर कहीं पे दूरी रखे थोड़ा सा, अब हम क्या करेंगे, अनंत से थोड़ा आगे ले आएंगे, तो F1 और अनंत के बीच में रख देंगे। तो प्रतिबिंब यहाँ पे एक पहला नियम है, मुख्य के समांतर जाएगी तो F1 से होकर गुजर गई, ठीक है, गुजर गई यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा इसमें आभासी ही बनेगा, याद रखना, दोनों कंडीशन है जिसमें दोनों आभासी बनेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रकाश कैंसिल होगी तो बिना मुड़े हुए सीधे चलती जाएगी। तो और यहाँ पे बन कहाँ रहा है, F1 और O के बीच में एक दूसरे को कट करता हुआ प्रतीत हो रहा है, एक्चुअल में कट नहीं कर रहा, कट करते हुए प्रतीत हो रहा था। प्रतीत होना मतलब आभासी प्रतिबिंब बना रहा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये सीधा होता है। तो ठीक है, तो पहला कंडीशन, दूसरा, पहला इमेज कहाँ बना, F1 और O के बीच, दूसरा F1 पे बन रहा है प्रतिबिंब। तो ये दो कंडीशन होता है अवतल लेंस में, और उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होता था। तो ये सभी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, चलिए थोड़ा सा और बच गया है, इसको भी चाहते हैं खत्म ही कर दें। हाँ, देख लीजिए, अब कुछ हम उत्तल दर्पण और ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस में थोड़ा सा अंतर, पहला अंतर तो सबसे पहले ये है, तो आकार के आधार पर, तो इसमें क्या होता है, बीच में मोटा होता है, इसमें बीच वाला भाग पतला होता है, यहाँ पे किनारों की अपेक्षा। किरणों का व्यवहार, इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसको कहते हैं अवसारी ये अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये क्या प्रकाश किरण को एक जगह एकत्रित करता है, ये क्या करता है, प्रकाश किरण को फैला देती है। फोकस दूरी की बात करें तो इसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक और पॉजिटिव होगा, और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, क्योंकि फोकस इधर होती है, मूल बिंदु से इधर चले जाएंगे तो इसका ऋणात्मक हो जाएगा और इसका धनात्मक होगा। प्रतिबिंब प्रतिकृति कैसा होगा, तो उत्तल लेंस में क्या कंडीशन पर रहते, वास्तविक और उल्टा तो बना ही था, एक कंडीशन ऐसा था जिसमें कि आभासी भी बन रहा था, तो वास्तविक उल्टा अधिकतर बनता है, एक कंडीशन में बन रहा था आभासी। तो हमें जनरली अधिकतर देखेंगे 5 कंडीशन, 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा बन रहा था। इसमें क्या था, इसमें क्या, ये हमेशा ये आभासी और सीधा ही दो कंडीशन बनता था, दोनों कंडीशन में आभासी और सीधा ही बनाया था। अब क्षमता की बात करें, इसकी क्षमता को पॉजिटिव लेंगे, लेंस की क्षमता, जब हम आंख का देखेंगे, आंख से संबंधित बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो उसमें वहां पर डायोप्टर बताया जाएगा, एक लेंस की क्षमता जो इतना डायोप्टर है, +2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। अगर प्लस की बात वहां पर होगा डायोप्टर में, तो वहां पर हम समझ जाएंगे, अब ये उत्तल लेंस की बात करें, अगर माइनस की बात करेंगे, -3 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर, तो माइनस अगर जहां लगा रहेगा तो समझ जाएंगे ये किस लेंस की बात हो रहा है, ऋणात्मक है, तो उत्तल, ये अवतल लेंस की बात हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अवतल लेंस उत्तल लेंस में हम जो है समझ गए अंदर क्या होता है। अब चिन्ह परिपाती, जिस तरह दर्पण में चिन्ह परिपाती, जब दर्पण जब वस्तु की दूरी किधर लिया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी किधर लिया जाता था, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। चिन्ह परिपाती में देखेंगे तो ये हो गया अपना मूल, मान लेते हैं यहाँ पे इसका मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्स वाई वाई। इधर की दूरी क्या होती है, इधर की दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, ऊपर की दूरी पॉजिटिव होती है, नीचे की दूरी नेगेटिव होती है, और इधर की दूरी इधर भी नेगेटिव। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले दूरी यहाँ से मापी कहाँ से आएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही सभी की दूरी मापी जाएगी, कहाँ से मापी जाएगी, यहाँ ओ से। इधर की दूरी हमेशा पॉजिटिव लेंगे, इधर की दूरी माइनस लेंगे, इधर हम वस्तु को रख रहे हैं, और मापी को इधर 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 रखेंगे, प्रतिबिंब नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे की तरफ अगर प्रतिबिंब धनात्मक कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। मूल बिंदु प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे हो गया, प्रकाशिक केंद्र पे हम मूल बिंदु माना जाएगा। अब उत्तल लेंस की बात करें तो फोकस दूरी कैसा होगा, पॉजिटिव। अवतल लेंस की बात करें तो फोकस दूरी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो चिन्ह परिपाती भी समझ के, सबसे दर्पण ये जिस तरह से दर्पण के ध्रुव से जो मापी जाती थी सभी की दूरी, वहां पे यहाँ पे लेंस में क्या हो रहा है, प्रकाशिक केंद्र, यहाँ जो ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र जो है दूरी मापी जा रही है। तो ये भी अपना जो है चिन्ह परिपाती भी हो चुका है। अब दर्पण सूत्र जिस तरह से हम पढ़ रहे थे, 1/v+1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, उस तरह यहाँ पे लेंस में पढ़ना है। इससे संबंधित जितने न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को भी अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना न्यूमेरिकल्स बनता और जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा, विविया इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे को एक नए वीडियो में है, पार्ट जो है 5वां पार्ट में, वो सभी को टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे समझना है लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र में यहाँ पे 1/v 1/u माइनस यहाँ पे 1/u बराबर 1/f, ये लेंस सूत्र। जहाँ पे u क्या है और v क्या है, u जो हो गया, ये क्या है, बीम की दूरी, वस्तु कहाँ रखेंगे, ये जो भी है प्रतिबिंब कहाँ पर कितने दूरी पर बना है, ये प्रतिबिंब की दूरी होता है, f तो जान भी करते फोकस दूरी होता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस लेंगे तो फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा, उत्तल लेंस लेंगे तो फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है किस किस लेंस की बात कर रहा है, तो उस अनुसार से अपना जो है चिन्ह परिपाटी बदलते रहेंगे। आवर्धन का सूत्र तो समझते हैं, आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। दर्पण में वही कंडीशन था, यहाँ पे लेंस में भी वही कंडीशन है।
तो इसलिए अगर दर्पण अच्छे से समझ गए ना तो लेंस समझना बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा सा अंतर कर देना, उल्टा कर देना है। लेंस वहां पे था, यहाँ दर्पण कर देना, दर्पण था तो जो कंडीशन दर्पण में होता था यहाँ पे लेंस में, उस जिस लेंस दर्पण में होता था अवतल लेंस दर्पण में, यहाँ उत्तल लेंस में हो रहा है। वहां उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में जो कंडीशन होता है यहाँ पे अवतल लेंस में हो रहा था। यदि m का मान माइनस है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। स्वाभाविक बात है, वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा ही बनता है। और m का मान अगर पॉजिटिव है तो आभासी और सीधा बनेगा। आभासी बनता है प्रतिबिंब तो वो हमेशा सीधा होती है, ये याद रखना है। अब लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता हमें समझाता क्या? लेंस की क्षमता पता है, कोई चश्मा लगाया है, इसकी लेंस की क्षमता जो है 2 डायोप्टर की लेंस की क्षमता है, -1.5 डायोप्टर है। तो लेंस की क्षमता क्या होता है? प्रकाशित यानी अभिसारित करने की मात्रा। कोई लेंस प्रकाश किरण को कितना अभिसारित कर रहा है या कितना अपसारित कर रहा है, तो इसी की क्षमता को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की, ये लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को हम क्या कर रहे हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को सूचित करते हैं पी से। पी बराबर क्या होता है? 1/f। पी बराबर 1/f, जहां पी क्या है? लेंस की क्षमता, और एफ क्या है? फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिए छोटा तो उच्च क्षमता, बड़ा एफ रहेगा, बड़ा एफ रहेगा तो यानी फोकस दूरी अगर बढ़ा देंगे, यहाँ देखिए फोकस दूरी कम कर दिए ना लेंस से, फोकस दूरी कम किए तो क्षमता कैसा है? उच्च है, ज्यादा क्षमता है। अगर लेंस की फोकस दूरी बढ़ा देंगे तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ा देंगे तो लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगी? क्या लेंस की क्षमता घट जाएगी, और लेंस की क्षमता घटेगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, और क्या बात, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन पूछा है, एक डायोप्टर से आप क्या समझते हैं? किसी लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर है, ये इससे आप क्या समझते हैं? तो उसको जवाब देना है, जो उस लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है, यानी कहने का अर्थ है उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी अगर 1 मीटर है, अगर फोकस दूरी अगर 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता को हम क्या कहते हैं? 1 डायोप्टर कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम? 1 डायोप्टर कहा जाता है। आप देखिए एफ का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, एफ का 1 तो 1/1 यानी कि 1 डायोप्टर हो। किसी लेंस की क्षमता या किसी लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर हो तो उसकी लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। अब चिन्ह, अवतल लेंस की बात करें तो प्लस होगा, उसकी क्षमता, लेंस की क्षमता प्लस होगा। माइनस क्यों होगा? अवतल लेंस की बात होगा तो माइनस होगा वहां। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ फोकस दूरी पे डिपेंड कर रहा है ना। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, ये अवतल लेंस की बात करें तो ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की बात करें तो फोकस दूरी वो होती है धनात्मक होती है। ठीक है, समझ गए इस तरह से। अब अगला हम चल लेते हैं लेंसों का संयोजन, जिसमें हम चश्मा कैसे बनाते हैं उसमें देखिए। तो चश्मा बनाने के लिए क्या करते हैं? बहुत सारे लेंस को जिस तरह बैटरी का संयोजन करते हैं, एक बैटरी, दो बैटरी, तीन, दो तीन सेल लगा के एक बैटरी का निर्माण करते हैं, उसी तरह लेंस की क्षमता जो है इसको भी क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। P1 P2 P3 डॉट डॉट करके जितना है वो कर लेंगे। यदि मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछ दे, यदि 2 अडेप्टर और 0.25 अडेप्टर के 2 लेंस मिलाए जाए तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़ देना है, ये यहाँ पे याद रखना है। तो उसकी कुल क्षमता निकालना है, तो जितने लेंस लगाए गए हैं उसकी क्षमता जितनी है उससे भी क्षमता को क्या करना है? एक साथ अगर जोड़ देंगे तो उसी को हम कहते हैं लेंसों का संयोजन कहते हैं। लेंस का संयोजन मतलब जोड़ना, संयोजन मतलब जोड़ देना। लेंस की क्षमता जितना है सभी को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ देते हैं। और ज्यादा जोड़ने से क्या होता है? प्रतिबिंब अच्छे से अच्छे प्राप्त हो जाए। देखते होंगे यहाँ पे खास करके जब एज ज्यादा हो जाता है, बुढ़ापा में ऐसे ऐसे लेंस का जब हम मानव नेत्र पढ़ाएंगे उसमें तो डिस्कस करेंगे। उसमें एक आदमी को दो दो चश्मा का उपयोग किया जाता है, जैसे कि चश्मा एक ही रहता है, उसमें दो दो लेंस लगाता है, ऊपर वाला में अवतल लेंस, नीचे वाला में उत्तल लेंस, दोनों तरह का लगाया जाता है ताकि दोनों का संयोजन हो सके और अच्छे से जो है किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से देख सके। तो यहीं तक रहा अपना लोग का जो है ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और इसका नोट्स भी आप लोग तैयार कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो जिसका पार्ट 5 रहेगा, जिसमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को भी देखा जाएगा, और क्वेश्चन जितना है आपके एग्जाम में से संबंधित वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उसके हम बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।